अब ये 3 मार्क्स का एक बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है। बट इसके पीछे सिखाने का मेरा कुछ रीज़न है, जो वो मैं आपको सम करते-करते बताता हूँ, ठीक है? अगेन ज्योमेट्री में हमारा अप्रोच क्या रहता है कि जितनी भी गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पहले हम लोग वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पता नहीं कौन-सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे काम आएगी, बट एक बात है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक भी चीज़ अगर आपको दी गई है, तो वो डेफ़िनिटली आपके सॉल्यूशन में कहीं न कहीं यूज़ होनी ही है। अगर लेट्स से आपको बोला गया है कि एबीसी ट्रायंगल को डीईएफ ट्रायंगल के साथ प्रूव करने के लिए और आपको क्वेश्चन में बोला गया है, आपको गिवन जो है उसमें 3-4 चीज़ें दी गई हैं। अगर वो 3-4 चीज़ें यूज़ किए बिना ही आपने एबीसी ट्रायंगल को डीईएफ के साथ प्रूव कर दिया, तो कहीं न कहीं डेफ़िनिटली आपका सॉल्यूशन गलत है। बिकॉज़ वो गिवन डेटा जो है ना, वो रीज़न के लिए है। वो आपको दी गई है बिकॉज़ उनको पता है कि ये डेटा यूज़ किए बिना आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको ये लगेगी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, तो आपको वो यूज़ करनी ही है, ठीक है? सो एज़ ऑलवेज़ विल स्टार्ट विथ व्हाट्स गिवन। तो इसमें देखते हैं पहले गिवन क्या है, ठीक है? इसमें मुझे पीएम यहाँ पे टेंजेंट दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे पीएन टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या ख़्याल आना चाहिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है? उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरा क्यू पॉइंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट जा रहा है और मेरा जो क्यू पॉइंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट जा रहा है। अगेन वही थ्योरम मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे भी। यहाँ पे फिर मुझे दिख रहा है कि आर से भी टेंजेंट जा रहा है और आर से यहाँ भी टेंजेंट जा रहा है, ठीक है? कैसे दिख रहा है? बिकॉज़ मैं आँखें खोल के सम करता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? तो जो मुझे यहाँ पे गिवन में दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ मैं वो लिखता जाऊँगा, ठीक है? पी से टेंजेंट निकल रहा है तो मैं लिखूँगा कि पी एम इज़ इक्वल्स टू पी एन। अगेन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है? उसके बाद मैं लिख दूँगा क्यू एम इज़ इक्वल्स टू क्यू एस, उसके बाद आर एस इज़ इक्वल्स टू आर एन, ठीक है? अब और तो मुझे ख़ास कुछ इसमें दिख नहीं रहा गिवन, तो हम लोग क्या प्रूव करना है उस पे आते हैं, ठीक है? अगेन अब मैं क्या करूँगा ना, अब मेरा सबसे पहला कन्फ्यूज़न का स्टेप क्या रहता है कि मैं स्टार्ट कहाँ पे करूँ? मुझे समझ में आता, मतलब बचपन में जब मैं आपकी जगह पे था, तो मुझे सबसे पहले ये ना, मुझे टीचर्स मेरे जो थे सॉल्यूशंस बताते तो थे, ठीक है? बट मुझे हमेशा से ऐसा था कि यार मुझे रट्टा नहीं मारना उसका, मुझे फिगर आउट करना है, ठीक है? तो अगर मुझे इसके जैसा कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मुझे वो सिखाओ, तो मैं कोई भी सम कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं सीख लूँगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैं आपको तो मेरा अप्रोच पता ही है, मैं हमेशा क्वेश्चन से पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए? तो मैं क्या करता था ना, मैं पेपर पे थोड़ा रफ में जो मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया है उसको मैं लिख लेता था, ठीक है? अगेन ऐसे मैं कुछ यहाँ पे रफ वर्क किया करता था। अब रफ वर्क में क्या किया करता था, जो मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया उसे मैं समझने की कोशिश करता था, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता था, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ स्टेप्स करने के बाद ही यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है? तो कौन से स्टेप्स करने के बाद यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये यही बताएगा हमें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पी एम इज़ इक्वल्स टू हाफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है? अगर मैं ये 2 को यहाँ भेज दूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा बन जाएगा 2 पी एम इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है? अब ऑब्वियसली एक ही साइड 2 बार तो यूज़ होगा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हमने पी एम के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अगर पी एम के साथ 2 मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ भी सारे टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई किया होता है, ऐसा कुछ तो होता है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं किया गया, 2 यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी एम प्लस पी एम इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है? अब ऑब्वियसली कोई भी साइड को 2 बार हम लोग क्यों ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये मुझे क्या लग रहा है ना कि यहाँ पे ना कोई और साइड है जो इसके इक्वल है, ठीक है? और हमारे पास गिवन में है, हमने गिवन में पहले निकाल दिया था कि पीएम क्या है, पीएन के इक्वल है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे पीएम को पीएम के साथ ऐड नहीं किया गया, यहाँ पे डेफिनेटली पीएन को पीएम के साथ ऐड किया हुआ है और उसे ऐड किया गया फिर, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था उतना मैंने कर लिया, ठीक है? इसमें जो भी कर सकता था मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? इसमें पी क्यू और पी आर तो मुझे चाहिए और मुझे क्यू आर भी मुझे चाहिए, ठीक है? बट मुझे ऑब्वियसली अगर क्यू आर को यूज़ करना है तो ये जो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन है कि क्यू एम और क्यू एस है और यहाँ पे आर एस और आर एन है, तो डेफिनेटली मुझे ये कहीं ना कहीं पे यूज़ करना ही है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्यू आर को पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, क्यू एस और आर एस। उससे क्या होगा, उससे मैं क्यू एस और आर एस यूज़ कर पाऊँगा ना, क्योंकि डायरेक्ट मुझे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें मुझे गिवन में क्यू एस और आर एस की बात की गई है, मुझे क्यू आर की बात नहीं की गई है, ठीक है? और पी क्यू और पी आर के बारे में कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे पी क्यू और पी आर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं पी क्यू और पी आर को अनटच्ड छोड़ दूंगा, सिर्फ क्यू आर को क्या कर दूंगा, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? लेकिन क्यों मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया,
क्योंकि मुझे यहाँ पे QR जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें QR की बात नहीं की गई है, मुझे उसके पार्ट्स के बारे में बात की गई है। मुझे QS के बारे में कुछ गिवन है और मुझे RS के बारे में कुछ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PM प्लस PN इज इक्वल्स टू PQ प्लस यहाँ पे QR के पार्ट्स क्या हैं, QS और RS, QS प्लस RS प्लस PR, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या समझ रहा हूँ ना कि मुझे PM का वैल्यू चाहिए और मुझे PN का वैल्यू चाहिए और मुझे उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इतना मैं यहाँ समझ गया। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया। वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि मुझे PM का वैल्यू फिगर आउट करना है, मुझे PN का वैल्यू फिगर आउट करना है और मुझे उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एटलीस्ट मैं उतना समझ गया। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। अब जो ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग एक्चुअल सम शुरू करेंगे, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि हमें PM का वैल्यू चाहिए, तो PM की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन में देखो इसमें तो कुछ पाइथागोरस थ्योरम वगैरह की बात की नहीं गई है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या किया गया है, PM को पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, ठीक है। कौन से पार्ट्स में, एक तो PQ पार्ट है और एक ये QM पार्ट है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि QM को यूज़ किया हुआ है, तो डेफिनेटली मतलब मैं राइट अप्रोच में जा रहा हूँ। मुझे PM को यहाँ पे पार्ट्स में ब्रेक करना ही पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन वैसा ही बना सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये बन जाएगा PQ प्लस QM, ठीक है। सिमिलरली PN का वैल्यू क्या हो जाएगा, RS प्लस RN, ठीक है, RN, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने रफ वर्क में देखा कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। PM प्लस PN इज इक्वल्स टू PQ प्लस QM प्लस RS प्लस RN। तो PM प्लस PN क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे गिवन में बोला है कि QM QS के इक्वल है, तो QM को मुझे यूज़ नहीं करना, मुझे QS को यूज़ करना है। और रफ वर्क में भी मैंने देखा कि मुझे QS ही यहाँ पे चाहिए और RS की जगह पे क्या चाहिए, मुझे RS ही चाहिए यहाँ पे, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाँ ओके, ये मेरा बन जाएगा RS, सॉरी यहाँ पे मैंने लगता है कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। हाँ लिखने में, यहाँ पे लिखने में मैंने मिस्टेक कर दी। PN क्या है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा PR प्लस RN, तो यहाँ पे PR हो जाएगा, RS नहीं होगा, ये हो जाएगा PR प्लस RN। सॉरी अबाउट दैट, थोड़ी 2 दिन से नींद बहुत कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे PQ की जगह पे लिख दूंगा QM किसके इक्वल है, QS के इक्वल है, प्लस PR तो PR ही रहेगा, RN किसके इक्वल है, RS के इक्वल है, तो ये RS हो जाएगा। अब यहाँ पे PM की जगह पे PN की जगह पे मैं PM रख दूंगा, तो ये बन जाएगा PM, ये बन जाएगा PQ प्लस ये दोनों को मैं साथ में रख देता हूँ, QS प्लस RS प्लस PR, तो ये मेरा बन जाएगा 2PM इज इक्वल्स टू PQ प्लस ये बन जाएगा मेरा QR प्लस PR, ठीक है। तो ये बन जाएगा PM इज इक्वल्स टू हाफ इंटू PQ प्लस QR प्लस PR, ठीक है। अब सम काफ़ी इजी है, आई नो। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर इतने इजी सम करवा रहे हो, हम लोग को बहुत ही हार्ड सम्स करवाओ। ये सम को सिखाने का रीज़न मेरा ये नहीं था कि मैं आपको ये सम दिखा सकूं। ये सम को सिखाने का मेरा सिर्फ ये रीज़न था कि मैं आपको इस बात पे ध्यान दिला सकूं कि गिवन इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमने यहाँ पे फिगर आउट किया ना रफ वर्क में कि हमें QR नहीं यूज़ करना, हमें QS और RS यूज़ करना है, ये हमने कैसे फिगर आउट किया, क्योंकि गिवन में मुझे क्या था, QS और RS था। तो ये बात आपको मुझे दिखानी थी कि गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसी के हिसाब से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और गिवन इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली यूज़ करना ही करना है। एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको गिवन में है, एवरीथिंग आपको क्वेश्चन में यूज़ करना ही करना है, ठीक है। दूसरी बात हमें इस सम ने क्या सिखाई कि जो भी आपको प्रूव करना है, ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप क्वेश्चन से जाके पूछ सकते हैं। जो आपको प्रूव करने के लिए बोला है आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके स्टेप्स को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे हमने इसमें फिगर आउट किया कि हम लोग को PM का वैल्यू चाहिए और PN का वैल्यू चाहिए और उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब होता क्या ना, मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में आके मुझे अपने अप्रोचेस आके बताते हैं कि सर हमने इसको तो हमने ऐसे किया, सर हमारा सॉल्व हो गया, सर हमने उसको वैसे किया, सर हमारा सॉल्व हो गया। एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। आई लव द फैक्ट कि आप अपने अप्रोचेस डेवलप कर रहे हो और आप अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हो और आप सोचने का एक तरीका सीख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। डजेंट मैटर कि उनका अप्रोच ईजी है या मेरा अप्रोच ईजी है, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपको ये सम नहीं सिखाना, मुझे आपको सोचना सिखाना है। मुझे आपको सिखाना है कि किसी भी सम को कैसे टैकल किया जाता है, या ऐसे जो सम्स आते हैं जिसमें आपको A = B प्रूव करने के लिए बोला जाए तो एटलीस्ट उनको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। बट देन
आते हैं वो बच्चे जो मुझे बोलते हैं, अरे सर, अगर आप ज़मीन पे गीला पोछा लगा के आप उस पे उल्टे लेट जाओ और ज़मीन सूखने के बाद आप बर्तन धो के बर्तन को तार पे सुखा के अगर आप वापस आके सम करते तो आपका ये 6 स्टेप का सम 1 स्टेप में हो जाता। आपने अननेसेसरी उसको इतना बड़ा कर दिया, आपको मैथ्स नहीं आती। तो मैं उन लोगों से सिर्फ़ एक ही बात बोलना चाहूँगा, मेरे पास बर्तन सुखाने के लिए तार नहीं है, सो आई वोंट। सो आई विल स्टिक टू व्हाट आई नो एंड आई विल स्टिक टू व्हाट आई एम कंफर्टेबल विथ, एंड मैं वही आपको हमेशा एनकरेज करता हूँ। डोंट फॉलो माय अप्रोच, लर्न हाउ टू बिल्ड एन अप्रोच, एंड आप भले अपना अप्रोच फॉलो करके आओ, व्हाटएवर गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ठीक है? मूविंग ऑन। अब ये एक एग्जाम्पलर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है? अच्छा, बाय द वे, कमेंट में किसी ने मुझे बोला था कि आप एक्सप्लेन करते साथ लिखते जाओ तो समझेगा, बट उसमें लिखने में काफ़ी टाइम जाता है। मेरे वीडियोस ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस की वजह से काफ़ी लॉन्ग जाते हैं, तो मैं इसीलिए ऑलरेडी सम को लिख के रखता हूँ, सो दैट मेरा उतना थोड़ा टाइम बचना चाहिए। ठीक है? अब ये सम देखो। इसमें मुझे बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 6। ठीक है? अब ये सेंटेंस पढ़ने से मुझे ऑलरेडी डायग्राम में दिख रहा है क्या क्या मुझे गिवन है, तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि AB 6 सेंटीमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर है, OB 9 सेंटीमीटर है, OC 9 सेंटीमीटर है और OA भी एक रेडियस है तो वो भी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो उतना हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है? उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, ये जो है ना ये गिवन नहीं है, ये मैंने लिख के रखा है। ठीक है? अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है? फॉर नाउ, अब ये सम कराने के पीछे भी मेरा क्या रीज़न था, इसमें कुछ एक नई बात सीखने को मिलेगी, या फिर नई नहीं बोलनी चाहिए, बट एक ऐसी बात जो शायद हमारे ध्यान से निकल गई हो अभी तक, और वो शायद ध्यान में आ जाए तो पता नहीं कहाँ एग्जाम में कहीं काम आ जाए। तो इसमें वो क्या कि ये जो आप शेप देख रहे हो ना, ये आप शेप देख रहे हो ना, ये क्वाड्रिलेटरल जो देख रहे हो ना, इसमें आप एडजेसेंट साइड जो है ना, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब आजू बाजू वाले साइड्स, इसके बाजू वाला ये और इसके बाजू वाला ये, ठीक है, ये इक्वल है। ठीक है? ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा एक काइट है। ठीक है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक काइट प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ इतना दिखाना पड़ता है कि उसके जो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है? मतलब एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये, ठीक है? दोनों ही इक्वल हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये क्वाइट, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक काइट है। ठीक है? अब जैसे ही हमने उसको काइट प्रूव कर दिया, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABOC सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ काइट। ठीक है? एक ये बात सम हमें बहुत अच्छी सिखाता है कि हम भूल गए हैं कि काइट की प्रॉपर्टीज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जियोमेट्री है, हम लोग सारे जियोमेट्री के शेप्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे होता है ना कि हम लोग जो प्रॉपर्टीज जो शेप्स यूज़ करते आए हैं, जैसे कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, और रोम्बस और काइट जैसे जो शेप्स हैं इतने यूज़ नहीं किए हैं, तो ध्यान से निकल जाता है कि हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सम आता है आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि भाई सारे शेप्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे शेप्स को याद रखो, पता नहीं कौन सी शेप कहाँ पे काम आ जाए। ठीक है? जैसे इसमें काइट काम आ रहा है हमें। ठीक है? अब जैसे ही हमने उसे ABOC को एक काइट प्रूव कर दिया, तो हम क्या करेंगे ना, उसके बेसिस पे अगेन देखो, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन में कि हमें फाइंड क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है? अभी तक हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन पे ही चल रहे हैं। ठीक है? हमें सिर्फ इतना गिवन था कि ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है। अब उसके बेसिस पे हम लोग जो जो समझ सकते हैं वो समझते जाएंगे, उसके बाद एंड में हमें क्या चाहिए उसके ऊपर आएंगे। ठीक है? अब इसमें हाँ ये भी देखना कि गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग कितना कुछ निकाल सकते हैं। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं पूछा क्या है, एक्चुअली यहाँ पे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है? फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन पूछा क्या है। हम लोग ये सम जो है ना, हम लोग 50% पूरा गिवन इन्फॉर्मेशन पे ही चलेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सी चीज़ आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दिखा के जाती है, वो इस सम में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। ठीक है? तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना, ये एक काइट है। ठीक है? अब काइट में जो डायगोनल्स होता है ना, वो परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान देना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते, वो सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है? तो मतलब ये AO जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एंगल मार्क करके रखा है 90। ठीक है? ये समझा? ये क्यों 90 हो गया? क्योंकि ये क्या है, ये BC और AO क्या है, ये डायगोनल्स के, सॉरी ये काइट के डायगोनल्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो हमने लिख दिया AM इज इक्वल्स टू BC। ठीक है? अब जैसे ही मैंने ये दिखा 90 है, तो ये भी तो 90 है ना। ठीक है? मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो ये भी तो 90 हुआ ना।
ठीक है। अब ये 90 लेने का मेरा क्या मतलब था, मुझे सामने सामने दिख रहा है ये सेंटर, ये उसका कॉर्ड, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर का साइन देखा, जैसे ही हमने सेंटर देखा, जैसे ही हमने कॉर्ड देखा, तो इमीडिएटली क्या ध्यान में आना चाहिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये 9th का थ्योरम है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये सम ये भी याद दिलाता है हमें कि 9th के थ्योरम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें भूलने नहीं है। एग्जाम में कल जब आप जाओगे तो वो साथ में ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि 9th के थ्योरम्स क्या है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये OM जो है ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब उसका मतलब क्या, उसका मतलब BM इज इक्वल्स टू CM। ठीक है, मतलब BM इज इक्वल्स टू CM, उसका हम लोग रीजन यहाँ पे लिख के आएंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब आगे ना, इसके आगे बिफोर वी प्रोसीड, अब देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हम लोग हर स्टेप जितना हो सके लॉजिकली करने की ट्राई करते हैं, हम लोग कुछ भी रट्टा नहीं मारते हैं। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर सम में, इस पर्टिकुलर सम में, और मैं आपको उसके लिए पहले ही एक सॉरी बोलना चाहूँगा, बट मैं आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे याद रखने के लिए बोलूँगा, और आई प्रॉमिस सिर्फ वो एक ही चीज़ याद करने के लिए बोलूँगा, बाकी पूरा का पूरा सम लॉजिक बेस्ड है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना आपको। ठीक है, वो क्या याद रखना है, उसमें याद रखना है आपको कि AM की वैल्यू आपको X लेनी है। ठीक है, अब क्यों लेनी है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको, वो भी दिखाता हूँ क्यों। अब ये देखो, अब मुझे बोला है यहाँ पे, अब हम लोग जो फाइंड करना है उस पे आ रहे हैं। ठीक है, गिवन से हम लोगों ने जितना निकाल लिया, जितना हम लोग कर सकते थे गिवन से यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, देखो फिर भी बहुत सारी चीजें हमने गिवन से निकाल ली। ठीक है, अब आते हैं फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल की बात की गई, ट्राइंगल ABC की। ठीक है, अब ट्राइंगल में हम लोग एरिया निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें मेरा हाइट क्या है, मेरा हाइट है AM, और मेरा बेस क्या है BC। ठीक है, अब ये देखो, हाफ इंटू बेस है मेरा BC इंटू हाइट है AM। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना मुझे AM का वैल्यू दिया हुआ है, ना मुझे BC का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा कहाँ से। ठीक है, ऐसे केसेस में ना किसी भी एक साइड को हमें X मान के चलना पड़ता है। ठीक है, और इस केस में हम लोग AM को X मान के चलेंगे। ठीक है, ये हम लोग AM को X मान के चलेंगे। ठीक है, अब AM को क्यों माना, BC को क्यों नहीं माना, BC यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो X पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग पूरे तो BC की वैल्यू ऑब्वियसली एक साथ फाइंड नहीं कर पाएंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी BC को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ऑब्वियस है कि BM का वैल्यू अलग आएगा, CM का वैल्यू अलग आएगा। तो अगर मैंने पूरे BC को यहाँ पे X ले लिया तो BM का वैल्यू हो जाएगा X/2, CM का वैल्यू हो जाएगा X/2, और ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो जो पार्ट अनडिवाइडेड है उसे हम लोग X ले लेते हैं। ठीक है, उसे हम लोग X ले लेते हैं। आई नो आप बोलोगे कि सर एग्जाम में हमें कैसे ध्यान में जाएगा कि इसे X लेना है, इसीलिए मैं आपको ऑलरेडी अपोलोजाइज करके बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सिर्फ इतना मेरे लिए याद रखना कि AM की वैल्यू यहाँ पे X लेनी है। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो अगर मैंने AM की वैल्यू X ले ली, ठीक है, तो ये जो OA है ना मेरा, ये मेरा रेडियस है, ये पूरा का पूरा रेडियस है, और रेडियस का वैल्यू मुझे 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर OA मेरा हो गया X, तो मेरा OM कितना हो जाएगा, ये पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, 9 - X। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 - X। अब देखो AM हो गया X और OM हो गया 9 - X। ठीक है, अब मैं इस ट्राइंगल पे आता हूँ। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में मेरे पास 2 साइड्स की वैल्यू है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली क्या दिमाग में लगाऊंगा कि मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो, क्योंकि BC क्या है, BC है BM प्लस CM। ठीक है, अब इसमें हमने AM का तो वैल्यू ले लिया, ठीक है, और BC का वैल्यू पूरा हमारे साथ तो है नहीं, BC हम पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हमें मतलब 3 चीज़ों की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, हमें यहाँ पे BM की वैल्यू निकालनी है, हमें CM की वैल्यू निकालनी है, और हमें AM की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके सबकी वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, अब BM की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, BM की वैल्यू मैं इस ट्राइंगल से लाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में मुझे 2 साइड्स पता है, मुझे AM का वैल्यू पता है और मुझे AB का वैल्यू पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से BM का वैल्यू निकालता हूँ। तो अगर आप इस ट्राइंगल ABM में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपकी BM स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 - X²। ठीक है, अच्छा ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे BM स्क्वायर का वैल्यू है, BM का वैल्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, BM का वैल्यू नहीं है, आप इसको स्क्वायर रूट करने जाओगे तो प्लीज ये मत लिख के आना 6 - X,
ठीक है, प्लीज़ ये मत लिख के आना, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं इस साइड का, तो हमें इसे पूरे साइड का स्क्वायर रूट करना है। तो ये जो राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो रहा है ना, ये किसी चीज़ के डिफरेंस का स्क्वायर रूट हो रहा है। मतलब जब आप 36 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर निकाल लोगे, उसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। मुझे 36 का अलग से स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर का अलग से स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, ये स्टेप नहीं होगा। बाबा प्लीज़ ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स यहाँ पे मत करके आना, ठीक है? ये पूरे साइड का स्क्वायर है, मतलब ये पूरा जो डिफरेंस है उसका जो आंसर आएगा, उसका स्क्वायर रूट लूँगा मैं, ठीक है? और इसका आंसर मुझे अभी निकाल नहीं पाऊँगा कि मैं, क्योंकि मुझे मेरे पास एक्स की वैल्यू है नहीं, तो मैं इसका पूरे का स्क्वायर रूट मैं हाल-फिलहाल निकालूँगा ही नहीं, ठीक है? पर मेरे पास एटलीस्ट कुछ तो बीएम की वैल्यू आ गई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन से ही पूछते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछते हैं उनको और क्या चाहिए। उनको बीएम का वैल्यू चाहिए था और उनको सीएम का वैल्यू चाहिए था, ठीक है? बट हमारे क्वेश्चन में हमने जो आंसर निकाला उसमें बीएम और सीएम का वैल्यू तो इक्वल है ना, ठीक है? तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाऊँगा, तो सीएम का वैल्यू तो वही आएगा ना जो बीएम का वैल्यू आया, इक्वल है ना दोनों। तो अगर बीएम स्क्वायर्ड का वैल्यू आया 36 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर बीएम स्क्वायर का वैल्यू आया 36 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे तो सीएम स्क्वायर का भी तो वैल्यू वही आएगा ना, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वैल्यू का मैं क्या करूँगा? ये वैल्यू थोड़ी मुझे कोई आंसर दे रही है। इस वैल्यू से तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं पा रहा। इसमें एक्स की तो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे पास बीएम स्क्वायर की वैल्यू मैं नहीं निकाल पा रहा, तो मैं सीएम स्क्वायर निकाल के क्या करूँगा? उसका मैं क्या करूँगा? उसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो मतलब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीएम की वैल्यू फाइंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो वैल्यू मेरे काम की नहीं है, ठीक है? अच्छा, और कौन से ट्रायंगल्स हैं मेरे पास? और मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है? और मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है? कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओएमबी, मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है? इसमें भी मुझे 2 साइड्स का वैल्यू पता है। इसमें मेरे पास ओएम का वैल्यू था जो हमने निकाला 9 माइनस एक्स, और हमारे पास ओबी का वैल्यू है, हमारे पास 9, ठीक है? तो हमारे पास 2 साइड्स हैं, तो हम देखते हैं उसमें से क्या आ रहा है, ठीक है? तो मैंने जब इस ट्रायंगल ओबीएम में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या आ गया? तो इसमें आ जाएगा ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर, ठीक है? तो जब मैंने वहाँ से वैल्यू निकाला, ठीक है? तो जो मेरे पास वैल्यू बचा लास्ट में जाके, वो मेरे पास बीएम स्क्वायर ही बचा, ठीक है? अब आप बोलोगे सर बीएम स्क्वायर का हमने 2 बार वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि अगर आपके पास आँखें हैं, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बीएम स्क्वायर का 2 अलग वैल्यू आ रहा है, ठीक है? जब हम लोग सीएम स्क्वायर का वैल्यू सोच रहे थे कि निकालें या नहीं निकालें, तो हमारे पास सेम वैल्यू आ रहा था ना, तो सेम वैल्यू का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? बट अगर उसका एक डिफरेंट वैल्यू आ गया, तो हम लोग उसको इक्वल बोल सकते हैं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के इक्वल है, तो उसमें से हम लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट कर सकते हैं ना। जब हमारे पास 2 अलग वैल्यूज़ आ गई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 अलग वैल्यूज़ निकालो, मैं बोल रहा हूँ कि आप फिगर आउट करो। मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपको खुद ही दिख जाएगा कि एक ही टर्म के मेरे पास 2 अलग वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? और 2 अलग वैल्यूज़ का मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, सेम वैल्यूज़ का मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने 36 माइनस एक्स स्क्वायर को 18x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों ही बीएम स्क्वायर के वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो इक्वल करने के बाद एक्स स्क्वायर जो है वहाँ से कट गया और एक्स की वैल्यू बचती है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है? अब जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मतलब मेरा पूरा सम हो गया। अब पूरा सम मेरे पास कैसे हो गया? मेरे पास बीएम स्क्वायर का वैल्यू था, जिसमें एक्स आ रहा था, इसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं बीएम निकाल लूँगा, और मेरे पास सीएम की वैल्यू क्या बचेगी? सीएम तो बीएम के इक्वल ही है ना, तो बीएम का जो वैल्यू निकालूँगा वो मेरे पास सीएम का भी वैल्यू आ जाएगा। मतलब जो मुझे चाहिए था, मुझे बीएम का वैल्यू आ गया, मेरे पास सीएम का वैल्यू आ गया, और एम का वैल्यू तो मैंने लिया था एक्स, तो उसका भी वैल्यू आ गया, ठीक है? तो बस वो आपको थोड़ा आगे बस सिंप्लीफाई करके दिखा देना है, ठीक है? तो हमने एम का वैल्यू निकाला 2 सेंटीमीटर, फिर बीएम स्क्वायर्ड का वैल्यू निकाला, ठीक है? किसी में भी इसमें ये दोनों ही वैल्यूज़ बीएम स्क्वायर्ड के इक्वल हैं, तो आप एक्स का वैल्यू इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चाहे इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इट्स ओके, ठीक है? दोनों इसमें से किसी भी साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो बीएम स्क्वायर्ड का वैल्यू आ गया 32, उसमें से बीएम का वैल्यू हमने निकाला 32 का स्क्वायर रूट 4√2, उसके बाद हमने सीएम का वैल्यू निकाला सेम 4√2, उसके बाद बीसी क्या था? बीएम प्लस सीएम, क्योंकि एट द एंड हम लोग को बीसी ही चाहिए, ठीक है? बीएम में सीएम ऐड किया, ये हो गया 8√2, फिर हमने ईजिली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लिया। उसमें सिर्फ क्या किया हम लोगों ने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है? अब ये सम कराने के पीछे मेरा रीज़न क्या था? आपको 2-3 बातें सिखाना, ठीक है? पहली बात तो कि ज्योमेट्री में सारे शेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या जो भी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं,
ठीक है। दूसरी बात, ये 9th का थियरम इसमें इंपॉर्टेंट था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय 6th कॉर्ड। ठीक है, ये रियलाइज करवाना इंपॉर्टेंट था। ये पता नहीं कहाँ लगेगा, पता नहीं कौन से समय आपको कहाँ काम आएगा, बट ठीक है, याद होना जरूरी है। इस बहाने हमारा वो थियरम जो है वो रियलाइज हो गया। ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या सीखी, तीसरा हमने उसमें ये अप्रोच सीखा, ठीक है, कि कैसे हमने अगर इस साइड को x लिया तो कैसे हमने इसका वैल्यू निकाला, इसमें bm का वैल्यू कैसे निकाला। हमने दो अलग अलग ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक कॉमन bm का वैल्यू निकाला, उसके दो अलग अलग वैल्यूज निकाले और दोनों को इक्वल किया और वहां से हम लोग का bm का वैल्यू निकल आया। ठीक है। अब ये जो मेथड है ना, सर्कल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। ठीक है। तो वो एक बार आप अप्रोच अपना यहाँ पे सीख गए कि हमने यहाँ पे किया कैसे bm का वैल्यू निकाला, तो बहुत सारे ऐसे सर्कल्स के दूसरे भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो वो हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, आई थिंक दैट्स इट। ये दो तीन बातें ही हमने सीखा। हाँ, ये 3 बातें ही सीखी हमने। काइट की जो प्रॉपर्टी थी, 9th का ये जो थ्योरम था, और कैसे bm का वैल्यू हमने निकाला। ठीक है। आई होप आपको मेरे साथ सम ये करने में मज़ा आया। एंड कल अगर एग्ज़ाम में ये सम आ जाता है तो नाउ यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। एंड अगेन, सिर्फ इसमें मैंने आपको एक ही चीज़ याद करने के लिए बोली है, प्लीज़ सिर्फ मेरे लिए उतनी चीज़ करना, इस एम की वैल्यू को एक्सप्लेन करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है। बाकी पूरा आप लॉजिक के बेसिस पे वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है। नाउ बिफोर आई गो, आई रियलाइज़ कल एग्ज़ाम है, एंड आई ऑल्सो रियलाइज़ कि आप पता नहीं कितने दिन से, पता नहीं कितने टीचर्स से ये बात सुन चुके होंगे कि बेटा टेंशन मत लो, बेटा मार्क्स मैटर नहीं करती हैं, बेटा कुछ भी नहीं होता। आई नो, आई नो, आई नो, आपने ये चीज़ बहुत सुनी है। तो मैं आपको वो सेम वर्ड्स नहीं बोलूँगा, मैं आपको वो सेम मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे टीचर्स ने भी मुझसे सेम कहा था। मुझसे कहा था कि बेटा मार्क्स मैटर नहीं करती है। बट मैंने तब क्या सीखा ना, कि मैंने जब पूरा साल मेहनत की है, तो मेरे लिए तो वो मार्क्स मैटर करती हैं। चाहे कितना भी टीचर समझा ले, वो तो बेचारे समझाते हैं, वो हमारा टेंशन, एंग्जायटी कम करने की कोशिश करते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो हमें मोटिवेट करने की ट्राई कर रहे हैं, हमारी एंग्जायटी कम करने की ट्राई कर रहे हैं। बट मैंने जो साइकोलॉजी ऑब्जर्व की बच्चों की, और मैंने इनफैक्ट खुद की, कि मैं एग्ज़ाम में ये सोच के नहीं बैठ के गया कि मेरे मार्क्स मैटर नहीं करते, तो मैं पेपर कैसा भी लिखूँ चलेगा, नहीं होता। कोई भी कितना भी बोल लेना, आई नो, मैं आपकी जगह पे रह चुका हूँ, नहीं होता। ठीक है। तो आई वांट टू गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज, एंड दैट इज़, लाइफ में ये बात आप, कि ये 10th की मार्क्स मैटर नहीं करती, ये बात आप बड़े होने के बाद ही रियलाइज़ करोगे, वो टाइम पे रियलाइज़ नहीं करोगे। ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे 2 साल के बाद, जब आपको कोई 10th की मार्क्स पूछेगा, तो आप बोलोगे अरे याद भी नहीं है, लिटरली आपको याद भी नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन आप वो अभी रियलाइज़ नहीं करोगे, जब कोई बातें होती हैं जो सिर्फ हमें एज ही सिखा सकती है, जो हमें लाइफ ही सिखा सकती है, जो टीचर्स नहीं सिखा सकते, बेचारे वो कितना भी ट्राई कर लें। ठीक है। तो मेरा मैसेज ये है कि मैंने जब भी लाइफ में किसी चीज़ की तरफ कोई अटेम्प्ट दिया है, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखा है कि मैं अपना वहाँ पे बेस्ट दे के आऊँ। ठीक है? क्योंकि जो मेरी एबिलिटी है, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। भगवान ने जितना मुझे दिमाग दिया है, मेरा काम है बस उस दिमाग को अपनी बेस्ट एबिलिटी पे यूज़ करना। तो उससे ज़्यादा तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं ना, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। उसके आगे सीबीएसई के भगवान के हाथों में है, जितने मार्क्स देंगे। एटलीस्ट एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद मेरे मन में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार काश मैं थोड़ा और कर लेता, काश मैं थोड़ी और, मैं मुझे बस अपना क्या करना है, मुझे अपना बेस्ट वहाँ पे देना है। ठीक है? तो मैं आपसे सिर्फ़ उतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, आप और कुछ भी याद मत रखो। आप सिर्फ़ इतना याद रखो कि जो आपके सामने पेपर है, वो आपकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए आया है, और आपको अपनी एबिलिटी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड होपफुली 2-3 दिन में हमने ये जो सीखी हैं चीज़ें, आई होप उसकी वज़ह से आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, या थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हुई होगी, तो वो भी चीज़ का इम्पैक्ट शायद, आई होप, एग्ज़ाम में पड़ता है। तो जब एग्ज़ाम सामने आएगा ना, पेपर सामने आएगा, कुछ मत सोचना, बस यही सोचना कि आज तो यार इस एग्ज़ाम की मैं ऐसे की तैसे कर दूँगा, मैं इतना अच्छा एग्ज़ाम दूँगा, इतना अच्छा एग्ज़ाम दूँगा, आज तक किसी ने इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। बस वो एक एटीट्यूड लेके चलो। मेरी एक अपनी स्टूडेंट है, जिनको आज मैं थोड़ा मोटिवेट करने की ट्राई कर रहा था, तो वो इस बात से टेंशन में नहीं थी कि कल एग्ज़ाम का क्या होने वाला है। वो इस बात से टेंशन में थी कि कल जब वो एक्टिवा से जाएगी तो उसके बाल खराब हो जाएँगे, और सबके सामने बाल बिगाड़ के जाके बैठेगी तो कैसे लगेगा। यही एटीट्यूड होना चाहिए, बिकॉज़ वो फुली प्रिपेयर्ड है। वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत स्मार्ट है, वो फुली प्रिपेयर्ड है। उसे अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत कॉन्फिडेंट है। तो उसे एग्ज़ाम से टेंशन है ही नहीं।
तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि आपकी एबिलिटी जो है वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। हम टीचर्स सिर्फ़ आपको एनकरेज कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि अपनी एबिलिटी को यूज़ करना सीखो, अपने टैलेंट्स को यूज़ करना सीखो। एंड वही मेरा इंटेंशन रहा है इन क्लासेस के थ्रू, इन लेक्चर्स के थ्रू, कि मैं आपकी एबिलिटी को थोड़ा डेवलप कर सकूँ सो दैट आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकें, अपने आप में आप अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है? आई होप ये मैसेज आपको थोड़ा समझेगा, मेबी आज नहीं तो कल समझेगा, बट एक ना एक दिन वो ज़रूर समझेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि आपके यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको गुड लक मत बोल के आना, क्योंकि लक की बात तभी आती है जब हमने प्रिपरेशन नहीं किया, और आपके सारे स्टूडेंट्स ने बहुत प्रिपरेशन किया, तो उनको गुड लक नहीं बोला जाता, उनको ऑल द बेस्ट बोला जाता है। तो कभी-कभी हम टीचर्स को स्टूडेंट्स भी सिखाते हैं, तो हम टीचर्स भी एट द एंड ऑफ द डे किसी न किसी चीज़ के स्टूडेंट ही हैं। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। एंड मैं आपसे कल मिलता हूँ अपने इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश में भी आपको बहुत सारे टिप्स देने हैं, मुझे आपको और साइंस के पेपर में फिज़िक्स के लिए भी बहुत सारे टिप्स देने हैं, और मैं आपके साथ 11th में भी हूँ। आप में से बहुत लोग सैड हो रहे हैं कि अरे सर लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे। अरे लास्ट डे कुछ नहीं है, अभी पेपर्स बाकी हैं। मैं अभी आगे आगे जितनी आपकी और हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। इंग्लिश में भी बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी आपका स्कोर मैं मैक्सिमाइज़ करने की ट्राई करूँगा। फिज़िक्स में थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स हम लोग रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद 11th में जितना हो सकता है मैं आपसे आपके साथ उतना रहूँगा। सो वी स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न। हम दोनों को ही अभी लाइफ में बहुत सीखना है। ये तो अभी आपका बिगिनिंग है। 10th बहुत किसी भी एंगल से 10th लाइफ का एंड नहीं होता। जितना मैंने रियलाइज़ किया है एज़ अ स्टूडेंट, मेरी लाइफ चालू ही 10th के बाद हुई है। ठीक है? सो वेलकम टू एन अडल्ट लाइफ, वेलकम टू लिविंग लाइफ ऑन योर ओन। अब तक आपको टीचर्स ने सँभाला है, आज के बाद आप धीरे-धीरे सीख जाओगे कि खुद को कैसे खुद सँभालना है। ठीक है? तो उस बात से खुश हो जाओ कि अब हम लोग एक लाइफ के नए फ़ेज़ में जा रहे हैं, और इस फ़ेज़ को हम लोग ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करेंगे और साथ में मिलके सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एज़ ऑलवेज़ गुड नाइट।